गुड मॉर्निंग। आज जो हम विचारक पढ़ेंगे वो है जे जे रूसो। तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रमुख विचारक है और अंतिम विचारक भी है ये। इससे पहले हमने दो डिस्कस किए थे, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, और अब हम डिस्कस करेंगे जे जे रूसो। रूसो का जो टाइम पीरियड है वो है 18वीं शताब्दी, 1712 से 1779 के बीच का टाइम पीरियड है इसका। रूसो स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था, जिनेवा का। जन्म हुआ था जिनेवा में, और उसके बाद वो नेक्स्ट अपना टाइम फ्रांस में और इधर व्यतीत किया था। आगे का जीवन फ्रांस इंग्लैंड में इधर उधर भटकते हुए व्यतीत किया था, परंतु मुख्य रूप से अपना समय उसने फ्रांस में ही व्यतीत किया था। जो उसका समय पीरियड है, अगर हम देखते हैं तो औद्योगिक क्रांति का टाइम पीरियड था। औद्योगिक क्रांति 1760 में शुरू हुई थी यूरोप में, जिसके अंतर्गत क्या था, विज्ञान को उच्चतम दर्जा दिया गया। विज्ञान, आर्थिक विकास को उच्चतम दर्जा प्रदान किया गया। और उस समय फ्रांस में कठोर राजशाही व्यवस्था थी, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता दबाई जा रही थी। विज्ञान, कला, संस्कृति इत्यादि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और रूसो का मानना है कि आर्थिक और सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति ने व्यक्ति को नीच, दुष्ट और स्वार्थी, अहंकारी बना दिया है, और विज्ञान ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया जिसका कोई अंत नहीं है। और इस दौड़ में व्यक्ति इंसानियत से बहुत दूर चला गया। तो ये आधुनिक विकास का थोड़ा विरोधी है कि मनुष्य को इसने एक दुष्ट मानव बना दिया है। और आगे हम देखेंगे उसका असमानता पर भी विचार है। उसने बोला कि औद्योगिक पूंजीवाद से समाज में विषमता बहुत बड़ी बढ़ गई है, और इसी पर उसका संपूर्ण चिंतन आधारित है, असमानता पर। और मनुष्य को दुष्ट प्राणी बना दिया, उसको वापस कैसे नोबल सीवेज में चेंज किया जाए, इस पर उसका पूरा चिंतन आधारित है। अब उसके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। सबसे प्रमुख पुस्तक उसने अपनी पहली लिखी थी 1758 में, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय। इस पुस्तक में उसने आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या सामाजिक समझौता। इसमें उसने राजदर्शन संबंधी अपने विचारों की विवेचना की थी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट पुस्तक थी वो थी द इमाइल। ये शिक्षा पर लिखी गई बहुत ही शानदार किताब है आज तक की, और इसने शिक्षा जगत में क्रांति उत्पन्न कर दी थी इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद। और इसी कारण रूसो को एक प्रगतिशील शिक्षाविद भी कहा जाता है इस किताब के आधार पर। और उसकी आत्मकथा है जो उसने अपने लाइफ टाइम के अंतिम टाइम में लिखी थी, कन्फेशन और डायलॉग्स, और एक और है रिवाइर्स, जो उसकी आत्मकथा है। अब हम देखते हैं कि रूसो की जो अध्ययन की पद्धति थी वो किस प्रकार की थी। वो लगभग होब्स के समान थी। जो रूसो की अध्ययन पद्धति है वो होब्स के लगभग समान थी। और रूसो ने भी इतिहास का सहारा लेकर अनुभूतिमूलक पद्धति, एम्पिरिकल मेथड, अनुभूतिमूलक पद्धति को अनुसरण किया था। इतिहास का सहारा लेकर अनुभूतिमूलक पद्धति का प्रयोग किया था। तो ये उसका रूसो का सामान्य परिचय था, कि रूसो का सामान्य परिचय। अब देखते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी रूसो का क्या विचार है। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार लोक और प्लेटो के अधिक नज़दीक है। तो उसने मनुष्य की अच्छाई के पक्ष का वर्णन किया है। वो कहते हैं मनुष्य स्वभाव से एक सदा सही और अच्छा होता है, और वो मनुष्य को स्वभाव से एक भोला प्राणी मानता है, जिसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, और उसका जीवन प्रकृति की
विश्रामदायिनी गोद में होता है। तो मनुष्य एक भोला प्राणी है, परंतु जो आगे उसका चिंतन आएगा कि जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई है, आज की वैज्ञानिक प्रगति, इसने मनुष्य को पापी, भ्रष्टाचारी, दुष्ट आदि गलत एवं भ्रष्ट चीज़ों में बना दिया है, और इसने भ्रष्ट संस्थाओं की उत्पत्ति की है, सामाजिक संस्थाओं की, और मनुष्य के पतन के लिए भ्रष्ट और सामाजिक संस्थाएं ही दोषी है। मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता है, अपितु भ्रष्ट कला के कारण बुरा बन जाता है। खुद अंदर से बुरा नहीं होता है, समाज भ्रष्ट होता है तो मनुष्य बुरा भ्रष्ट बन जाता है। मानव स्वभाव के संबंध में उसने अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य की दो नियामक मौलिक प्रवृत्तियां बताई थी कि जो मनुष्य के स्वभाव को रेगुलेट करती है। जो पहली प्रवृत्ति उसने बताई कि मानव स्वभाव के निर्माण में जो पहली प्रवृत्ति है, सहायक प्रवृत्ति है, वो है आत्मरक्षा की भावना, जिसके अभाव में वे कभी का नष्ट हो गया होता। आत्मरक्षा की भावना जरूरी है, मनुष्य प्रवृत्ति होती है, वो कोई भी काम आत्मरक्षा के लिए काम करता है। और मानव स्वभाव निर्माण में दूसरी जो सहायक प्रवृत्ति है वो है सहानुभूति, अर्थात परस्पर सहायता की भावना, जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है और जो संपूर्ण सृष्टि का सामान्य गुण भी है, परस्पर सहायता। और इस कारण मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग से रहता है और कठिन रूप से जीवन यापन नहीं करता है। ये सभी भावनाएं अच्छी हैं, इसलिए मनुष्य के स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो रूसो कहते हैं, जो मनुष्य की दो अंतर्निहित मौलिक नियामक प्रवृत्तियां हैं, आत्मरक्षा की भावना और सहानुभूति, उनमें क्या कभी कभी आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। जैसे कि पारिवारिक हित की कामना कभी कभी ऐसे कार्य की मांग करती है कि दोनों में संघर्ष हो जाए, और जो समाज के हितों से तालमेल नहीं खाती। तो ये दोनों भावनाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती है, तो व्यक्ति समझौता करने के लिए विवश होता है। आत्मरक्षा और परमार्थ अर्थात सहानुभूति के कार्यों में संघर्ष होने से पैदा होने वाली नई समस्या का समाधान वह समझौतावादी प्रवृत्ति से करना चाहता है। तो इस प्रकार समझौते से एक नवीन भावना उत्पन्न होती है, जिसे कॉन्शियंस अर्थात अंतःकरण कहा जाता है। और ये अंतःकरण मनुष्य का प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है, जो न केवल मनुष्य की एक नैतिक शक्ति है, बल्कि उसका एक नैतिक मार्गदर्शन भी करता है। और मार्गदर्शन के लिए व्यक्ति को विवेक प्रेरित करता है, और जो विवेक का विकास अन्य चीज़ों पर डिपेंड करता है। और व्यक्ति को विवेक ये सिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए, और विवेक मनुष्य का नैतिक प्रदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है, और अंतःकरण उसको उस मार्ग पर प्रेरित करता है। तो रूसो इस तरह से बतलाता है कि आत्मरक्षा और सहानुभूति इन दो भावनाओं में सामंजस्य और अन्य भावनाओं के विकास करने के में अंतःकरण और विवेक दोनों का योग होता है। यहां पर रूसो ने विवेक से ज्यादा जोर अंतःकरण पर दिया, इसलिए रूसो को एक भावनात्मक विचारक कहा जाता है, रोमांटिक विचारक कहा जाता है। उसने बोला कि विवेक को उसने अंतःकरण से नीचा स्थान क्यों दिया। उसने कहा कि विज्ञान और बुद्धि का विरोध करके इसके स्थान पर सद्भावना और श्रद्धा को प्रतिष्ठापित किया। उसने विज्ञान और बुद्धि जो विवेक का काम होता है, उसने सद्भावना जो अंतःकरण से आती है, श्रद्धा को प्रतिष्ठापित किया। उसके अनुसार क्या कहता है, बुद्धि भयानक है क्योंकि वे श्रद्धा को कम करती है, विज्ञान विनाशक है क्योंकि वे विश्वास को नष्ट करता है, और विवेक बुरा है क्योंकि वे नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क को प्रधानता देता है। तो इस प्रकार उसने विवेक से अंतःकरण को ज़्यादा उच्च स्थान दिया। तो इस प्रकार जो हमने इस पढ़ा उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है
और वो दूसरे की परस्पर भावनात्मक होता है और सहायता करने परस्पर सहायता की भावना लेकर चलता है, सहानुभूति की भावना लेकर चलता है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर मनुष्य इतना ही अच्छा है तो वो पथ भ्रष्ट क्यों हो जाता है? तो रूसो कहता है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य उस टाइम होता है जब उसका आत्म प्रेम घमंड में परिवर्तित हो जाता है और शुभ और स्वाभाविक बने रहने के लिए घमंड का त्याग कर देना आवश्यक है। विवेक को घमंड के चुंगल में नहीं फंसने देना चाहिए। व्यक्ति को घमंड आ जाता है सोसाइटी में तो वो भ्रष्ट पथ प्रदर्शन पर चलने लगता है। तो ये है उसका मानव स्वभाव संबंधी विचार। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि उसका प्राकृतिक अवस्था संबंधी क्या विचार था, कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। जब हमने ये देख लिया कि मनुष्य का स्वभाव इतना अच्छा है तो उसके बाद हम प्राकृतिक अवस्था का वर्णन इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर मनुष्य स्वभाव से इतना अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी। जब मनुष्य एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करेगा तो प्राकृतिक अवस्था किस टाइप की पाई जाएगी? परस्पर सहयोग की पाई जाती है। रूसो क्या कहता है कि मनुष्य एक प्रकृति की गोद में रमने वाला एक भोला प्राणी है, भोला जीव है। और यह अवस्था चिंता और भय से मुक्त की अवस्था थी। और इस अवस्था में मनुष्य कैसा था? भला असभ्य जीव, नोबल सिवेश था। भला था परंतु असभ्य था, जो प्रारंभिक सरलता और सुखपूर्ण रीति से जीवन बसरा कर रहा था। वह स्वतंत्र था, संतुष्ट था, आत्मतुष्ट था, स्वस्थ था, निर्भय था। उसे न तो साथियों की आवश्यकता थी और न ही समाज के व्यक्तियों को दुख देना चाहता था। उसकी प्रवृत्ति क्या थी? सहज और सहानुभूति की भावना से दूसरों के साथ गठबंधन करने की थी। वह न सही को जानता था, वह न गलत को जानता था। गुण अवगुण की सब भावना से अछूता था और उस दशा में केवल प्राकृतिक शक्तियां युक्त थी। बुद्धि और विवेक की करतूतों अर्थात गलत दिशा में दिमाग उसमें नहीं चलता था उस टाइम। और उस समय कोई ऊंच नीच तेरे मेरे का भाव नहीं था, भेदभाव नहीं था। व्यक्ति अपना खुद का स्वामी था, वह आत्मनिर्भर होता था और सभ्यता का विकास नहीं होने के कारण उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और जो थी वे प्रकृति के माध्यम से पूरी हो जाती थी। तो वस्तुओं के प्रति अपनत्व की भावना या व्यक्तित्व संपत्ति का उदय उस समय नहीं हुआ था। विज्ञान, कला, विज्ञान, विद्या आदि का विकास भी उस टाइम नहीं हो पाया था। मनुष्य अपना जैसा जी रहा था उससे संतुष्ट था, वर्तमान से संतुष्ट था। उसे भविष्य के लिए संचय करने की चिंता नहीं थी उस टाइम। और प्रकृति का नियम व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता था कि अपने हित को देखो किंतु दूसरे को कम से कम संभव हानि हो। अपना हित पूरा करो पर उसके लिए दूसरे को कम से कम हानि होनी चाहिए। तो प्राकृतिक अवस्था वाला समाज सभ्यता के प्रभाव से मुक्त था, सभ्यता का विकास के प्रभाव से मुक्त था। तो प्राकृतिक अवस्था में एक ऐसे स्वर्णिम युग था जिसमें नियंत्रण से मुक्त व्यक्ति एक भोला और निर्दोष पक्षी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करता हुआ मस्ती से स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करता था। उसे जंगली कहना आसान है, हम जंगली कह सकते हैं क्योंकि वह पहाड़ों और जंगलों में अधिवास करता था, लेकिन जंगली होते हुए भी वह सज्जन और नेक था। सभी को वस्तु सर्वसुलभ मिल जाती थी, इसलिए उनमें परस्पर झगड़ा नहीं होता था, स्पर्धा नहीं होती थी, और स्पर्धा नहीं तो युद्ध नहीं होता था। तेरे मेरे का भेद नहीं रखने के कारण मनुष्य भोले ही थे और वे चरित्रहीन और भ्रष्ट नहीं थे। सादगी उसका गुण था और भोलापन उसका जीवन था। किंतु जो हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक संविदा, तो इसका बैकग्राउंड यहीं से देखते हैं कि इतना अच्छा जीवन जी रहा था मनुष्य, तो प्राकृतिक दशा की अवस्थाएं ये जो थी वो लंबे टाइम तक नहीं थी।
रूसो ने बोला कि प्राकृतिक दशा की जो अवस्था थी, ये दशा है, इसको नष्ट करने के लिए दो तत्व उत्पन्न हुआ। एक तो जनसंख्या में वृद्धि और दूसरा तर्क का उदय। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। सरलता और प्राकृतिक प्रसन्नता से प्रारंभिक जीवन लोप हो गया। संपत्ति का उदय हुआ और मनुष्यों में परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई और एक स्वच्छंद घूमने वाला मनुष्य अब किसी भूमि पर कब्जा करके अपना स्थायी आवास जमाने लगा और आने वाली संतान और परिवार के सदस्यों के लिए वे एक मकान और विश्राम स्थल बनाना चाहता था। तो सभी लोग ऐसे करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या की वृद्धि से आपस में प्रतिरोध की भावना बढ़ती गई। परिवार और संपत्ति की व्याख्या मनुष्य में घर कर गई और अब विषमता का जन्म हुआ और मानवीय समानता नष्ट होने लगी। और यहाँ पर मनुष्य ने तेरा मेरे का सोचना शुरू कर दिया। तो निजी संपत्ति का श्री गणेश हुआ यहाँ पर। तो प्राकृतिक अवस्था में जब असमानता आने लगी तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए और मनुष्य के जीवन को वापस सुखी बनाने के लिए ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया। जो हमने डिस्कस किया इतने में, उसमें हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था 3 टाइप की थी रूसो की। 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल कंडीशन। सबसे पहले थी आदिम प्राकृतिक अवस्था थी। उस समय मनुष्य निपट जंगली था। फिर मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आई, तब असमानता का प्रारंभ हुआ और संचय वृत्ति बढ़ गई और अंत में दमन और अत्याचार की पोषिका अंतिम अवस्था आई, जो असहनीय थी, जिसमें मनुष्य की गति बुरे से सर्वनाश की ओर, फ्रॉम बैड टू वर्स एंड स्टिल वर्स की हो गई। और इस कुचक्र को रोकने के लिए ही सामाजिक संविदा की धारणा अवतरित हुई और इसी समय मनुष्य प्रकृति की ओर वापस चलने का नारा दिया रूसो ने मनुष्य को कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस चलो। इसका मतलब है कि अपनी पुराना मानव स्वभाव जो आराम से आप रहते थे, सहयोग से, परस्पर सहानुभूति के साथ, उसकी तरफ वापस चलना चाहिए। तो ये उसकी प्राकृतिक अवस्था थी और इस प्राकृतिक अवस्था में उसने समझौता क्यों करने के लिए बाध्य हुआ, जो हमने जाना। तो आगे की क्लास में हम उसका सामाजिक समझौता का संबंध की अवधारणा पढ़ेंगे और उसकी विषमता की अवधारणा भी उसके साथ ही हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।